हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूँ कि यही आपका सिलेबस रहने वाला है, जो कि लास्ट टाइम हमारे JKPSI यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट में जो सिलेबस था, जिसकी नोटिफिकेशन 2021 में आई थी, फिर विवाद हुआ था, स्क्रैप हुआ था, फिर अगेन स्कैम हुआ था, फिर वो स्कैम सक्सेसफुल हो गया एंड सक्सेसफुली उन लोगों ने ज्वाइन भी किया। खैर छोड़ो उस मुद्दे को, हम बात करेंगे इस सिलेबस को लेकर। ठीक है, अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं इसके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप मुझे जानते हो, JKPSI भी मैंने क्वालिफाई किया था, दोनों बार ही क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो बात अब करेंगे इसके मतलब रिटन एग्जाम की। तो 150 मार्क्स है, 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चंस होंगे एंड 150 मार्क्स होंगे उसके। ठीक है, तो बाद में वो चेंज हो जाता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा का पूरा पोस्टमार्टम मैं करके दे दूंगा इस सिलेबस को, और ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको कभी भी किसी भी चैनल पर किसी भी मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदे से कोई सलाह लेने की ज़रूरत ना पड़े और आपका एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाए। बेस्ट सोर्सेज बताओगे, बेस्ट टिप्स एंड टेक्निक्स भी बताओगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो किया करो यार, थोड़ा सा शेयर करो, मेरे लिए मोटिवेशन का काम ये करता है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा करंट अफेयर्स का वेटेज, जो कि रहता है 3 से 4 नंबर। और जब एपटेक ने एग्ज़ाम किया था तो 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो कट ऑफ वाज 107। तो अब तो कंपटीशन बढ़ गया है। एक तो टाइम गैप आ गया बीच में, दूसरा ये वजह है कि वैकेंसीज उस कंपैरिजन में कम है। तब 1200 वैकेंसीज थी, अब हमारे पास कम वैकेंसीज है, और रिजर्वेशन की वजह से, अदर चीज़ों की वजह से ओपन मेरिट का कोटा और भी कम हो चुका है, तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब आप कहोगे सिर्फ ओपन मेरिट का कम, मतलब कम हो गया है कोटा ना। ओपन मेरिट रिजर्व्ड कैटेगरीज को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि पहले कोई रिजर्व्ड बंदा ओपन में आता था, अब वो रिजर्वेशन की पोस्ट लेके जाएगा, तो फाइनल इफेक्ट जो थोड़ा सा पड़ेगा रिजर्व्ड कैटेगरीज पर भी पड़ता है जब ओपन मेरिट का मतलब कोटा कम हो जाता है। तो खैर छोड़ो इस बात को। ठीक है, बात करेंगे तब की कट ऑफ की 107 हुआ था, अब की बार 115 प्लस कट ऑफ जाना है। इस पे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब आते हैं सिलेबस पर। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो बेटा, आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर इंडिया का ही पढ़ना है। अब इंडिया में जो करंट कोई काम होता है, करंट न्यूज़ में कोई काम होता है, वो तो या तो इंडिया की टेरिटरी में होगा, इंडिया कंट्री में होगा, या तो इसका इफेक्ट आउटसाइड इंडिया यानी कि वर्ल्ड लेवल पे होगा, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उसकी होगी। तो वर्ल्ड लेवल पे वो काम हो रहा है तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि कोई सबमिट हुआ, कोई कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, सपोर्ट्स रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो वो तो इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो हो गया इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला करंट अफेयर। और किसी स्टेट में कोई स्कीम लॉन्च हो गई, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में कोई नई चीज़ लाई गई, ठीक है, कोई नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना, ठीक, तो नई कोई ईजाद होगी, तो वो होगी नेशनल इंपॉर्टेंस करंट अफेयर की। तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और सोर्सेस में आपको बताओगे कि कौन से करने हैं। देखो, आपको यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है कंटेंट, आपको यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना। अगर पढ़ रहे हो वेल एंड गुड, क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हो, तब वहां पे मत जाओ उस कंटेंट की तरफ, क्योंकि वो आपका टाइम खा लेगा वहां पे। और सैचुरेशन इन एग्जाम्स में ज़्यादा होती है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम्स में। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है। एसएससी के लिए जो करंट अफेयर बुकलेट्स आते हैं ना मंथली, आप टेक्स्ट बुक पे देख लो, गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो विजन आईएएस का भी एक मंथली आता है, तो उसमें अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ पाते हो ना, तो आप पढ़ो उसको। अदरवाइज अगर आप यूपीएससी के ट्रैप में फंस जाते हो, आपको डिसाइड जज नहीं हो रहा है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, फिर छोड़ दो विजन आईएएस को। और कुछ मतलब यूट्यूब चैनल्स वगैरह है, तो वहाँ से भी आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब बात करोगे ना मैं, तो यहाँ पे आती है हमारी एंशंट हिस्ट्री, यहाँ पे आती है हमारी मिडिवल हिस्ट्री, और यहाँ पे आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको ज़्यादा टाइम देना है इस मॉडर्न हिस्ट्री को।
ठीक है, इसको भी पढ़ो, ऊपर ऊपर से फैक्ट्स पढ़ो मिडिवल एंड एंशिएंट को, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अब करेंगे बात इसकी सोर्सेस की। देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट या तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ो, स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, या तो आप उससे पढ़ो। ठीक है, हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर उससे नहीं पढ़नी तब तो तरन गोयल की एक बुक आती है, तरन गोयल की बुक आती है, उसमें आपको ये सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, कुछ कुछ सेक्शंस नहीं मिलेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन हिस्ट्री तो पूरा मिलेगा वहां पे, तो आप उससे कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, जैसे ही आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक खत्म किया ना, तो उस पे आपको जल्दी जल्दी एमसीक्यूज लगाने, और एमसीक्यूज के थ्रू ही आपको रिवीजन करना है। ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ एग्जाम क्वालिफाई करने की, कि आप नोट्स बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी रखते हो, लेकिन जो आपका रिवीजन है ना वो एमसीक्यूज के थ्रू होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस के थ्रू आपकी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी। ओके, उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी स्किल्स बढ़ जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, दूसरी आपकी नॉलेज तेज हो जाएगी, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो ना, तो वो रॉन्ग क्वेश्चन बाद में आपके दिमाग में छप जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट, जो कि हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, ज्यादा फोकस फिजिकल ज्योग्राफी पे करो, और ज्यादातर आप ज्योग्राफी में से इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लो। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से अब आपको अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ोगे, सिंपल सिंपल सा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो। ठीक है, जैसे कि कोस्मोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, थोड़ा सा पढ़ो, और इसी तरीके से वो कॉन्टिनेंट्स पढ़ो आप, इसी तरीके से वो ओशंस इंपॉर्टेंट वो पढ़ो, इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ो, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अच्छा रॉक्स, रॉक सिस्टम वो वाला पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम वो थोड़ा सा पढ़ लो, बस दैट इज इट वर्ल्ड ज्योग्राफी में। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। तो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो, तरन गोयल की एक बुक आती है 500 रुपीज़ में, उसमें आपको सफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, उतना ही करना है। तो इंडियन पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो हमारा आइन, इसमें आप पढ़ोगे बैकग्राउंड थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। इसी तरीके से फिर पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ोगे आप, अपना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी वगैरह पढ़ लोगे, और स्पेशल फोकस करोगे इन टॉपिक्स पे, जैसे कि पंचायती राज है, 1973 एक्ट है अच्छी, इसी तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज है वो भी पढ़ोगे, पब्लिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे फोकस ज़्यादा करोगे, एंड राइट्स इश्यूज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस मोटा मोटा दिया है। ठीक है, नटशल में सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन्ड वे में सिलेबस आपके पास नहीं है। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ आप वैसा ही करो, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने जा रहे हो। ठीक, अब पॉइंट नंबर 5, जेंट के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसका मैं अब क्या ही बताऊंगा, इतने एग्जाम्स हमने दिए, सारे एग्जाम्स में ये जेंट के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो जो आपने पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो along with MCQs। ओके, और अगर कोई करंट चेंज हो गई है उस पे भी ध्यान दे दो, दैट इज इट, उतना ही सफिशिएंट। ओके, नाउ अब हमारे पास छठा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो, जब हमने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या गलती करी थी, ये वाली इकोनॉमिक्स वो पढ़ के गए थे, और जब हम ये वाले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, इतने टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं 2 डेज। ठीक है, और बाद में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे इकोनॉमी से, और वो इतने ज़्यादा टेक्निकल थे, अगर आप आज भी देखोगे वो एपटेक ने जो एग्ज़ाम कराया था, तो उसमें जो हार्डेस्ट सेक्शन था वो इकोनॉमिक्स का था। ठीक है, यहाँ से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बने थे। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है, एपटेक के हिसाब से पढ़ना है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, आपको बीच वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। एपटेक तो अब एग्जाम नहीं लेगी। ठीक है, अब तो ठीक ठाक लेवल के पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़नी है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी है। ठीक, ये वाले टॉपिक्स तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक से एक दिन में ख़त्म हो जाता है ये चीज़। ठीक है, और एमसीक्यूज करोगे तो 2 दिन लग जाएंगे या 3 दिन लग जाएंगे इन टॉपिक्स में, बट आपको क्या करना है,
इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी डीप पढ़नी है, जैसे कि 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, ठीक है, कुछ स्कीम्स वगैरह वो आप पढ़ लोगे, तब जाके ये वाला सिस्टम, इकोनॉमी वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी वगैरह वो सब कुछ आप देख लोगे, तो तब जाके इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसका भी सोर्स क्या है, वही तरुण गोयल बुक, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक ही सोर्स बता रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है, ईवीएस एनवायरमेंट साइंस पढ़ना है। दूसरा, इस एनवायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं ना, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो कोई भी मसला हो एनवायरमेंट के रिलेटेड, उस पर जो जनरल इश्यूज चलते हैं, यानी कि करंट अफेयर आपको एनवायरमेंट साइंस के रिलेटेड देखना पड़ेगा। तो इसको आप इस तरीके से तैयार करोगे। तो आपको क्या करना है, पहले आप स्टैटिक वाला पोर्शन करोगे बुक से, ठीक है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, वो आप स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट देख लोगे, कहां से, बुक से, ठीक। देन उसके बाद करंट अफेयर उन्हीं टॉपिक्स पे आप सर्च करोगे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आप वैसे इसको तैयार करोगे। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश जो कि मैं आपको कहता हूं कि लगभग 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा ग्रामर, ठीक है, एक होता है हमारा वोकेबलरी, और एक होता है हमारा कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। अब कॉम्प्रहेंशन हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो दो चीजें पूछी जाती है, एक हमारा ग्रामर, लगभग 70% क्वेश्चन यहां से आते हैं, और हमारे वोकेबलरी तो 30% क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। तो ग्रामर आपको पता होना ही होना चाहिए। एक बुक आती है प्रिलिम्स टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह मैम, तो वो बुक आती है, तो आप उससे करो ग्रामर वाला सेक्शन। एंड वोकेबलरी में कुछ ही सेक्शंस कर लेना, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, वो वाला आप वोकेबलरी के लिए कर लेना। सिनोनिम, एंटोनियम 10,000 20,000 आप पढ़ोगे, रट्टा मारोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई आउटकम वहां पे मिलना नहीं है, क्योंकि वो लक बेस्ड क्वेश्चन ही हो जाते हैं बाद में, ठीक। तो बेटर यही रहेगा कि कंपटीशन इसमें एज सच उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग करनी पड़ेगी। बेटर यही है कि आप जो टाइम वोकेबलरी के लिए स्पेंड करोगे, वो आप किसी और चीज़ के लिए पढ़ो, ठीक है, किसी और चीज़ में लगा जहाँ से आपको मार्क ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये वोकेबलरी का टाइम बचा के आप ग्रामर पे दे सकते हो, या अदर किसी सेक्शन पे देकर कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, तो उसके लिए आप टीचर को रेफर कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ाते हैं सेंटर लेवल के टीचर्स भी, मैंने भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे अपने इसी चैनल पे, ठीक है। तो आपको समझ आता है तो आप पढ़ो, जिससे समझ आता है उससे आप पढ़ो। इंग्लिश में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक लैंग्वेज की तरह सीखना है भाई मेरे। हम्म, बताइए समझ। चलिए, फिर आता है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। बहुत ही इजी एंड टच लेवल का टॉपिक है, इसमें ज़्यादा सच कुछ नहीं है। मैं क्या काम कर रहा होगा, मैं इसकी एक पीडीएफ जो मैंने पढ़ी थी अपने टाइम पे, वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने टेलीग्राम पैराडाइज एकेडमी पे, वो वाली पढ़ लो, ठीक है। बाकी अगर कहीं से कुछ लेक्चर यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, वो देख लो, और पीडीएफ्स एंड एमसीक्यूज गूगल एंड चैट जीपीटी से लगाओ, बात खत्म हो जाएगी। ये बस 2 दिन का काम है, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये आपकी सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से स्कोर करना बहुत ही ईजी है। यहाँ से अगर 5 से 6 नंबर भी आएंगे ना, तो आप 100% उनको गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए सिलेक्शन बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। देन आते हैं हम अपने जनरल साइंस सेक्शन पर, तो जनरल सेक्शन, साइंस सेक्शन भी तरुण गोयल में दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे डिफाइनेड सिलेबस नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो भी आज तक JK SSB के एग्जाम्स हुए ना, ठीक है, उनमें जो साइंस का सिलेबस है, फॉरेस्टर के बगैर, फॉरेस्टर का सिलेबस नहीं उठाना आप, ठीक है। जो जनरल लेवल एग्जाम्स हो गई, जैसे कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर हुआ था, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट हुआ था, इसी तरीके से और भी कुछ एग्जाम्स हुए थे जहाँ पे साइंस का एक पोर्शन था, एक कंपोनेंट था। तो वो वाला सिलेबस आप प्रिंट आउट ले लो और देखो कि कौन सा टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ पे है,
बस वही टॉपिक्स आपको इस जनरल साइंस के लिए करने हैं अलॉन्ग विद एमसीक्यूज, बस बात खत्म हो जाएगी। यहाँ से भी आप 100% फिर स्कोर कर लोगे। ओके, देन अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। फिर थोड़ा सा आगे डिफाइन है सिलेबस कैसे, वेरियस फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड देयर यूसेज। अब आप बेवकूफ़ करोगे, बेवकूफ़ी की तरह यही एक लाइन पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं करना है। बाद में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखोगे ना, तो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे कहाँ है वो टॉपिक, नहीं है ना। तो दैट मीन्स आपको कंप्यूटर पूरा पका पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए बेसिक सी बुक्स आते हैं, अगर आपको अभी तक कोई आइडिया नहीं तो आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हो। एक आती है हमारी लूसेंट और एक आती है अरिहंत, ठीक है, एक आती है अरिहंत। लेकिन अगर आपको हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा तो इन बुक्स के अलावा आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर कंसेप्चुअल क्लियरिटी। वो क्या है कि तौकीर सर की एक पीडीएफ है, तौकीर सर की एक पीडीएफ है जो मैं आपको अपनी इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा कंप्यूटर के लिए। वो आप पढ़ोगे, ठीक है, वो आप पढ़ोगे, एमसीक्यूज भी लगाओगे उस बुक से। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने करनी एक एप्लीकेशन डाउनलोड जिसकी लिंक आपको मेरी टेलीग्राम में मिल जाएगी, कंप्यूटर 900 प्लस एमसीक्यूज की लिंक। वहाँ से जेकेएसबी के आज तक जितने भी एग्जाम्स हो गए 90% क्वेश्चन फंस रहे हैं और आगे भी फंसने की चांसेस है, ठीक। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, वहाँ इस एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस करोगे फॉर व्हाट, कंप्यूटर सेक्शन। ओके, तो अब आता है हमारे मेन आइटम जो कि हमारा रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स है, ठीक। तो यहाँ से हर एक शिफ्ट में 30 से 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो ओएमआर एग्जाम हुआ था तब भी 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन यहाँ से ये स्कोर करना, 100% स्कोर करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं या कुछ प्रॉब्लमेटिक अप्रोच के साथ डील करते हैं इन सेक्शंस को, तो उनको आता तो सारा होता है लेकिन एग्जाम में वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या तो टाइम कम पड़ जाता है या तो वो कंफ्यूज हो जाते या कैलकुलेशन में फंस के वो क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देते, गलत कर देते हैं, ठीक। तो अब आपको क्या चाहिए, एक स्किलफुल टीचर चाहिए जिससे आप सीखोगे। आपको क्या सीखना है, ऑप्शन का यूज भी करना सीखना है, आपको लॉजिकल अप्रोच भी सीखना है, कम से कम फार्मूला सीखने, फार्मूला अप्रोच को स्किप करना है क्योंकि फार्मूला क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा बनाता है और उसका डाटा डिफिकल्ट बनता है, जिसकी वजह से हम कैलकुलेशन में फंसते हैं और फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में हमारा एग्जाम का पेपर गलत हो जाता है, ठीक। तो आपको हिट एंड ट्रायल सीखना है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना है। वो आप किससे सीखोगे, क्या बुक में वो चीज़ें होंगे, नहीं ना, वो तो आपको एक टीचर सिखाएगा। तो ये सारी चीज़ मैथ्स हो, रीजनिंग हो, मेंटल एबिलिटी वगैरह, तो उसके लिए आप क्या काम करो, इसी चैनल पे देखो, पैराडाइज एकेडमी प्लेलिस्ट्स में जाओ, चैप्टर्स देखो मैथ्स एंड वगैरह के, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करो अभी और वहाँ पे जाओ, आपको एक कोर्स मिलेगा JKPSI, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर। वहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ना ही मैथ्स का सिलेबस डिफाइन है ना ही रीजनिंग का सिलेबस डिफाइन है, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, वो आपको मेरे इस कोर्स में मिल जाएगा, ठीक। तो आप वो वहाँ से करो, वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो, बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ो, देन उसके बाद जो आपको वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में प्रैक्टिस सेट्स एंड नोट्स मिलेंगे ना, उनको सॉल्व करना है, बस दैट इज इट। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ना कोई बुक लगानी है ना कुछ करना है, उसको 2-3 बार रिवाइज करो, बस बात खत्म। और अब आती है इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट कब लगाए, जैसे आपका सिलेबस 90% खत्म होता है ना, तब जाके आप मॉक टेस्ट लगाना। लेकिन हाँ, एक काम करना है, जब आप पढ़ते हो, पढ़ने के साथ साथ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट मत लगाओ। जब सिलेबस 90% कंप्लीट होगा तब मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। तब तक आपका वो स्टैंडर्ड हो चुका होगा कि अब हम कैसे करेंगे, खुद को सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे वर्क करना है, वो चीज़ आपको क्लियर हुई होगी तब तक। स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट नहीं लगाना, ओके। बहुत ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो लेना है ले लो, नहीं लेना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस इतना ही था ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना
और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और जो आपको ये सिलेबस दिख रहा है इस पे मैं कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करो, लेक्चर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लेकिन जितना आप इस चैनल को शेयर करोगे, जितना आप इस चैनल को प्यार करोगे, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और लोगों को इस चैनल इस प्लेटफॉर्म पे हायर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अब आपको आगे कंटेंट मिल जाएगा। और जो कुछ भी पेड है थोड़ा मोड़ा वो ये वगैरह वो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और पीडीएफ हमारी पैराडाइज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।